इस सेशन में हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात ये है कि मेडिकल के हवाले से मदारिस के बच्चों को रहनुमाई देने के लिए हमारे साथ एक आलिम दीन, एक फ़ारिग़ मदरसा जनाब डॉक्टर मोहम्मद आमिर साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आमिर साहब मदरसे के फ़ारिग़ भी हैं, आलिम दीन भी हैं और उसके बाद फिर आपने बहुत ही एक्सेप्शनल तरीके से, इस्तिस्नाई तरीके से जिसकी मिसालें हमारे रिवायत में कम मिलती हैं कि आपने फिर एमबीबीएस किया, एमडी किया और मेडिकल फ़ील्ड की एक बहुत ही अहम ऊँची डिग्री एमसीएच ग़ालिबन वो भी आपने किया और न्यूरो सर्जरी में आपका एक्सपर्टीज़ है, आप उसके जो है वो उसमें आपका ख़ास महारत है। तो इस हवाले से हमारे लिए ये बहुत ही जो है वो अहम और कीमती मौका है। तो हम बहुत ही अदब व एहतराम के साथ डॉक्टर मोहम्मद आमिर साहब से गुज़ारिश करेंगे कि वो हमारे सामने मेडिकल में या मेडिसिन में मदारिस के बच्चों के लिए क्या करियर हैं, क्या मौक़े हैं, इस हवाले से हमारे लिए रहनुमाई करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस प्रोग्राम में मेडिसिन की फ़ील्ड में क्या करियर के मौक़े हैं और मेडिसिन से रिलेटेड जो दूसरी फ़ील्ड्स हैं जिनको हम अलाइड हेल्थ सब्जेक्ट्स के नाम से जानते हैं, उनमें क्या मौक़े हैं और उनके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं बात करूँगा। मेडिसिन की फ़ील्ड एक बहुत ही अहम और एक्साइटमेंट वाली फ़ील्ड है। इस स्क्रीन पे जो आपको ये लकीरें नज़र आ रही हैं ईसीजी की, ये बज़ाहिर तो दिखने में छोटी-छोटी सी लकीरें होती हैं, लेकिन इन लकीरों में ज़रा से चेंज से इंसान का दिल इधर का उधर हो जाता है और उसकी ज़िंदगी और मौत के लेने-देने पड़ जाते हैं। तो ये मेडिकल की जो फ़ील्ड है, इसमें एक्साइटमेंट है, इसमें आपके लिए काम करने के मौक़े हैं, अपने दीन के लिए भी, दुनिया के लिए भी। इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, चैलेंजेज़ हैं और सबसे बढ़कर इसमें आपके लिए सैटिस्फैक्शन है। अगर आप इसमें अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं, तो आप अपने लिए भी काम कर पाते हैं और अपने दुनिया के लिए भी कर पाते हैं, अपने दीन के लिए भी कर पाते हैं। इसमें हर तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जिसको आप कैसे यूज़ करते हैं, ये आपके ऊपर मुनहसिर है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो इन साइंस और रिसर्च को प्रमोट करता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़्क़ु अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद। तो इसमें अल्लाह ताला ने लोगों को अपने मुस्लिम बंदों को उभारा है इस बारे में कि वो आफाक व अनफुस की निशानियों को देखें और उनसे कुछ सीख लेने की कोशिश करें और उससे उनको ये समझ में आएगा कि इस कायनात को कोई पैदा करने वाला है, जिसने उनकी इस दुनिया को और खुद उसकी इंसान की अपनी ज़ात को बनाया है। और जिस तरह इंसान अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, उनमें से एक सबसे अज़ीम शाहकार जो है, वो इंसान का अपना दिल है। ज इसके बारे में इस इंसान का अपना दिल है, इंसान का अपना बदन है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को जो बेहतरीन ढाँचे में, बेहतरीन स्टेचर में बनाया है। और इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है ये धड़कता हुआ दिल, जिसमें जो कि इंसान के पैदा होने से धड़कना शुरू होता है और मरते जिस दिन पर धड़कना बंद करता है, उस दिन इंसान की मौत हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को मुसलमानों को, अपने बंदों को उभारा है इस बारे में कि वो दुनिया को देखें, उसको समझें, उससे सीख लें और इवन अपनी बॉडी को समझें और अपनी बॉडी में जो बहुत सारे फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं, जो जिनमें चेंजेस से पैथोलॉजिकल प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, जिनसे बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, उनको समझने की कोशिश करें और उन बीमारियों के इलाज को समझने की कोशिश करें, चाहे वो मेडिकल हो, फील्ड हो या सर्जिकल फील्ड हो। और जो हम में से जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते, वो बराबर नहीं हो सकते। दूसरी जगह पे अल्लाह ताला फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क्या वो लोग जो जानते हैं और जो नहीं जानते वो बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तो इल्म की जो अहमियत है, वो इस्लाम में जितनी ज़्यादा है, उतनी कहीं पे किसी और मज़हब में इतना प्रमोट नहीं किया गया। तो उसी इल्म का एक पार्ट है मेडिकल साइंस। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हों, आप में से, मदारिस के तलबा में से, वो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं इस फ़ील्ड में और वो अपनी मेहनत से इस फ़ील्ड में आगे जाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस्लाम में मेडिकल साइंस हम ये भी देखते हैं, जब हम हदीस देखते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि इस्लाम ने मेडिकल साइंस को भी काफ़ी प्रमोट किया है।
और तिब्ब नबवी के नाम से एक अलग फील्ड है जो कि हम अहादीस की रोशनी में जो जानते जिसको जानते और समझते हैं। तो एक सही बुखारी की हदीस है जिसमें जिसमें ये कहा गया है कि देयर इज नो डिजीज दैट अल्लाह हैज क्रिएटेड एक्सेप्ट दैट ही हैज आल्सो क्रिएटेड इट्स ट्रीटमेंट। तो जो कोई भी बीमारी है उसका कोई ना कोई इलाज अल्लाह ताला ने बना रखा है। अब ये इंसान को की मेहनत और अल्लाह ताला की तरफ से उसको दी जाने वाली तौफीक है को पा पाता है या कब पा पाता है, या उसको कितना सक्सेसफुली यूज कर पाता है, या उसके दिए हुए रिसोर्सेज को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाता है। एक वो ज़माना था जब मुसलमानों ने इस बात को समझा और उन्होंने इस मेडिकल साइंस में अच्छा खासा काम किया। तो उस ज़माने में बहुत सारे हमें नाम सुनने को मिलते हैं, जिनमें से एक नाम है शेख अबू अली सीना का। सो अबू अली सीना ने अपनी एक किताब लिखी, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, उनमें से जो उनकी सबसे ज़्यादा मशहूर किताब हुई है वो कानून फिक तिब है, जिसको इंग्लिश में द कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से माना जाता है। तो ये किताब अपने लिखे जाने के बाद सदियों तक दुनिया की दूसरी ज़बानों में ट्रांसलेट होती रही, और वो एक ज़माना था जबकि मेडिकल एजुकेशन की ये एक सबसे ज़्यादा जानी और समझे जाने वाली मुस्तनद किताब थी। ज़माने तक लाइब्रेरियों में ये चलती रही और उसकी वो मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे होते रहे। लेकिन फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, मुसलमानों ने दीन और दुनिया की तफरीक में बँट गए और उनके अलग-अलग फ़ील्ड ऑफ एजुकेशन, अलग-अलग फ़ील्ड ऑफ वर्क, और उनको ऐसा डिवीज़न हुआ कि वो ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। तो इन सब बातों से हमें ये समझ में आता है, इस अभी तक की जो इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया है, उससे ये समझ में आता है कि मेडिकल फ़ील्ड ऐसी फ़ील्ड है जिसको जानना, समझना और ये सब इस ऐसी फ़ील्ड है जिसमें जानना और समझना इस्लाम ने काफ़ी प्रमोट किया है। और इंसान किसी और चीज़ को क्या जाने जब तक वो अपनी बॉडी के बारे में खुद ना जाने। तो अ, दू और एक ज़माना ऐसा भी था जब मुसलमानों ने इसमें अच्छा काम किया। तो अब हमारे पास आगे क्या मौक़े हैं, इसमें करियर ऑप्शंस क्या हैं, हम नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम मेडिकल फ़ील्ड में करियर ऑप्शंस की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं, अलग-अलग ऑप्शंस हैं। तो इन जनरल हम मेडिकल साइंस कहते हैं। तो मेडिकल साइंस में एक होती है एलोपैथिक मेडिसिन, या जिसे हम कहते हैं मॉडर्न साइंस, या दूसरी होती हैं जो जिनको हम अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम से जानते हैं। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष का नाम दिया है, और आयुष के नाम से एक सेपरेट मिनिस्ट्री भी है। आयुष मिनिस्ट्री 5 डिफरेंट ब्रांचेस को कवर करती है, जिसको जो कि आयुर्वेदा, यूनानी एंड योगा, सिद्धा एंड होम्योपैथी है। तो ये 5 जो डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, इनको मिला करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष का एक्रोनिम दिया है। और तीसरी जो ब्रांच है वो है अलाइड हेल्थ साइंसेज़। तो अलाइड हेल्थ साइंसेज़ एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। इसमें बहुत सारी छु डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट ब्रांचेज़ आती हैं, जैसे कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड इकोकार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजी, एक्स-रे टेक्नीशियन। तो इनको हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे कि इनमें किस-किस क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनमें क्या-क्या कहाँ पर वो कोर्सेज़ होते हैं और कैसे किए जाते हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलोपैथिक मेडिसिन की। तो एलोपैथिक मेडिसिन इसको हम मॉडर्न मेडिसिन भी कहते हैं। तो जैसा कि पिछली स्लाइड्स में मैंने बताया, ये इसका जो सबसे बेसिक कोर्स है, जो कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, वो एमबीबीएस है। एमबीबीएस स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। सो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी ये एक 4.5 साल का कोर्स है, जो कि 4 एंड हाफ ईयर्स का कोर्स है, और जिसके बाद 1 साल की कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप होती है, जिसमें कि स्टूडेंट को एक हॉस्पिटल के सेटअप में, हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता पड़ता है, जिसमें कि वो प्रैक्टिकल लर्निंग का पॉइंट होता है, जिसमें कि वो पेशेंट से इंटरैक्ट करता है और हॉस्पिटल में वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता है और क्या, और वो सारे डिपार्टमेंट्स में जाता है और हर डिपार्टमेंट्स को समझता है और सीखता है। और उसके बाद उसके पास ऑप्शन होता है पोस्ट ग्रेजुएशन का। पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें डिग्री होती है एमडी और एमएस।
तो एमडी डिग्रीज जो होती हैं वो एक मेडिकल फील्ड्स हैं जिसमें कि दवाओं के ज़रिए इलाज किया जाता है, और सर्जिकल फील्ड्स जो होती हैं जिनमें सर्जरी या ऑपरेशंस करने का, जो आम ज़बान में हम कहते हैं, जिसमें कि ऑपरेशंस करने का ऑप्शन होता है, वो होती है मास्टर्स ऑफ सर्जरी। और तीसरा ऑप्शन होता है डिप्लोमा डिग्रीज़ का। डिप्लोमा डिग्री भी अंडर ग्रेजुएशन के बाद ही की जाती है, और रिसेंटली गवर्नमेंट का की थिंकिंग ऐसी है, गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि डिप्लोमा डिग्रीज़ को वो धीरे-धीरे वो लेस प्रेफ़रेंस देते हैं, और धीरे-धीरे वो उसको एमडी और एमएस एमएस में ज़म करना चाहते हैं। उनका टारगेट ये है कि सारी एमडी डिप्लोमा सीट्स को एमडी और एमएस सीट में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में डिप्लोमा की डिग्रीज़ ना बचें और वो सारी की सारी डिग्रीज़ एमडी और एमएस में कन्वर्ट हो जाएँ। तो डिप्लोमा कोर्स जो है 2 साल का होता है और एमडी एमएस 3 साल का होता है। इसके बाद इसके बाद तीसरा स्टेप है जो कि सुपर स्पेशलाइज़ेशन कहा जाता है, जो कि दोबारा से 3 साल का होता है। दोबारा से ये 3 साल का होता है, जो कि इसको हम एमएस या एमसीएच या डीएम कहते हैं। तो ये डीएम और एमसीएच की जो डिग्री है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होती है। ये एक तरह से डॉक्टरेट की डिग्री है या सुपर स्पेशलाइज़ेशन की डिग्री है। फिर हम आते हैं अदर दैन मॉडर्न मेडिसिन या अदर दैन एमबीबीएस, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस अवेलेबल। तो अगर जब हम उसमें, जैसे मैंने पहले बताया, इसमें आयुष के नाम से जो डिफरेंट 5 फील्ड्स हैं, उनके ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इनमें बैचलर डिग्रीज़ को हम बीयूएमएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएनवाईएस, बीएसएमएस कहते हैं। तो बीओएमएस यूनानी मेडिसिन से रिलेटेड है, बीएएमएस आयुर्वेदा मेडिसिन है, बीएचएमएस होम्योपैथी से रिलेटेड है, और बीएनवाईएस नेचुरोपैथी एंड योगा, और बीएसएमएस जो एक और इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन है, मेडिसिन की ब्रांच है जिसको सिद्धा कहा जाता है। बीएसएमएस इज सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। सो ये 5 यूजी कोर्सेज हैं जो कि आयुष के अंडर में आते हैं, और इन्हीं 5 डिफरेंट ब्रांचेस में आपके पास आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करने का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, जिसको कि एमडी या एमएस कहते हैं। यहाँ पे दोबारा से वही बात होती है, एमएस मीन्स सर्जिकल ब्रांचेस, जिसमें ट्रीटमेंट यूजुअली सर्जिकल होता है, मतलब ऑपरेशंस के ज़रिए, और एमडी यानी मेडिकल डिग्रीज जिसमें कि दवाओं के ज़रिए इलाज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अलाइड हेल्थ साइंसेज के बारे में। तो अलाइड हेल्थ साइंसेज, जैसा शुरू में मैंने बताया, ये एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इनमें से जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है बी फार्मा, डी फार्मा या एम फार्मा। ये फार्मेसी से रिलेटेड है, मतलब दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग, दवाएँ कैसे बनती हैं और उनकी कैसे मार्केटिंग होती है, और मीन्स दवाओं के केमिकल कंपोजिशन से लेकर के उनको मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद उनकी सप्लाई और मार्केटिंग, ये सब कुछ फार्मेसी की फील्ड में आता है। इसमें जो डिफरेंट डिग्रीज हैं, बी फार्मा है, डी फार्मा है, एम फार्मा है। तो डी फार्मा इज अ डिप्लोमा डिग्री, और एम फार्मा जो है वो बी फार्मा जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री है, और एम फार्मा एक मास्टर्स की डिग्री है, और ऑब्वियसली पीएचडी और या डॉक्टरेट के ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये इसमें भी आगे जाकर मास्टर्स की डिग्री के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, दैट इज बीपीटी और एमपीटी। इसको शॉर्ट में हम बीपीटी या एमपीटी कहते हैं। इस फील्ड में जाने के बाद ये पेशेंट्स का इलाज यूजुअली फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी की तरफ से सपोर्ट दिया जाता है। फिजियोथेरेपी के ज़रिए से पेशेंट को सपोर्ट करने की, उसकी हेल्प करने की, उसका इलाज करने की कोशिश की जाती है। और ये ऐसा ख़ास तौर से क्रॉनिक डिजीज़ में होता है, जैसे कि क्रॉनिक बैक पेन, किसी को बहुत दिनों से या फालिज का असर हो, या किसी को बहुत दिनों से बैक पेन होता हो। तो ये उस जगह पे जहाँ पे सर्जरी से इलाज नहीं होता और मेडिसिन से इलाज चल रहा होता है, और उसके साथ हमें एक फिजियोथेरेपी मीन्स सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और तीसरा ऑप्शन है मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी। तो मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, ये यूजुअली ऐसे लोग इस डिग्री के बाद लोग यूजुअली एक हॉस्पिटल के सेटअप में काम करते हैं, या अपना खुद का सेटअप स्टार्ट करते हैं, और यूजुअली ऐसे लोग अपने एक एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई वगैरह से को डील करते हैं।
तो इनकी फील्ड है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई स्कैन्स। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये कोर्स लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मींस जिसमें कि वो लैब टेस्ट परफॉर्म करते हैं और ये डॉक्टर को डायग्नोस्टिक सपोर्ट देते हैं किसी पेशेंट्स के ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, जैसे कि सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, ये दूसरे इन्वेस्टिगेशंस करना और उनको सर्टिफाई करना इनका काम होता है। देन आते हैं बीएससी डिग्री। बीएससी डिग्री में जैसे डायलिसिस थेरेपी है, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी एक हार्ट की फंक्शनिंग को टेस्ट करने का एक तरीका है, जिसमें कि एक तरीके से ये हार्ट का अल्ट्रासाउंड है, जिसमें कि हार्ट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड मशीन के एक स्पेसिफिक प्रोब से इसमें हार्ट का की फंक्शनिंग का अंदाजा लगाया जाता है कि हार्ट में ब्लड फ्लो कैसा है, या हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी कितना है, और वो कितना इफेक्टिवली ब्लड को पंप कर पा रहा है। then comes BSc न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ये कोर्स EEG या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी से डील करता है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में क्या चीजें आती हैं, एक तो EEG, जिसमें कि ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है, और जैसा कि आपने ECG देखा है, तो ECG हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है वेव फॉर्म्स की शक्ल में, डिफरेंट वेव्स की शक्ल में। तो सिमिलरली इसी तरह से ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने का तरीका EEG है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। सो न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के बाद ये इस फील्ड में काम करते हैं। BSc ऑप्टोमेट्री, ये लोग ऑप्टोमेट्री का काम करते हैं। ऑप्टोमेट्री की फील्ड में आपके पास ऑप्शन होता है एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट काम करने का, जिसमें कि लोगों की विजुअल एक्टिविटी टेस्ट करना, कि उनको लेंसेज या स्पेक्टिकल्स प्रोवाइड करना और उनको विजन उनकी कितनी कितनी है उसको टेस्ट करना, और उसका अकॉर्डिंगली उसके स्पेक्टिकल्स या लेंसेज प्रोवाइड करना। ये लोग एक आई सर्जन या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ काम करते हैं। BSc इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये भी एक अलग कोर्स है, जिसमें कि वो इमरजेंसी सर्विसेज में काम करते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज कहाँ पर होती हैं, जैसे कि एम्बुलेंस सर्विसेज या पेशेंट ट्रांसफर एंड इन कैजुअलिटी सेटअप, मींस इन इमरजेंसी वार्ड्स, इमरजेंसी वार्ड्स या कैजुअलिटी सेटअप वेयर पेशेंट कम्स फर्स्ट, मींस पॉइंट ऑफ फर्स्ट कॉन्टैक्ट। तो पेशेंट जब भी कोई इमरजेंसी होती है, नेचुरल कैलेमिटी, एनी एक्सीडेंट, एनी कैजुअलिटी, तो ये लोग पॉइंट ऑफ फर्स्ट कांटेक्ट हैं। सबसे पहले ये पेशेंट को ये रिसीव करते हैं, ये पेशेंट को हॉस्पिटल ट्रांसफर करते हैं। बेसिक फर्स्ट एड देना इनका काम है, पेशेंट को स्टेबलाइज करना इनका काम है। बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ये भी एक अच्छा कोर्स है, जिसमें कि इनका ऑडियोलॉजी से रिलेटेड, मींस पेशेंट की ये लोग यूजुअली न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के साथ काम करते हैं, जिसमें इनका काम होता है पेशेंट की हियरिंग को असेस करना, पेशेंट कितना सुन पाता है, उसके बोलने में क्या तकलीफ है, और उसको बोलने और उसके बोलने की सलाहियत को और सुनने की सलाहियत को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये इस पे काम करते हैं। नेक्स्ट उनका साथ में उनका ये भी काम होता है कि हियरिंग एड्स, कि वो सुनने के लिए जो मुख्तलिफ तरह की मशीनें हैं, उनको वो कैसे पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना, पेशेंट को उसको एजुकेट करना, उसके कैसे उसको इस्तेमाल करना है, उसके बारे में उसको ट्रेनिंग देना। तो ये कुछ एग्जांपल हैं अलाइड हेल्थ सब्जेक्ट्स के, जो कि मैंने यहाँ बताए। इससे भी ज़्यादा और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर उनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, उनके प्रॉस्पेक्टस पे मिल जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि ये कोर्सेज तो हैं इतने सारे, लेकिन इसमें एडमिशन कैसे होता है और इसमें एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है? तो एलोपैथी में जिसके बारे में हमने सबसे पहले बात करी थी, उसके दो तरीके हैं, नीट यूजी या एफएमजी। सो नीट यूजी ये एक नेशनलाइज्ड एग्जाम है। नेशनलाइज्ड एग्जाम है, ये इंडिया में होता है। रिसेंटली इन्होंने आउट ऑफ कंट्री भी अपने सेंटर्स बना दिए हैं, उन लोगों के लिए जो कि इंडियन बाहर रहते हैं, उनके लिए भी उन्होंने आउट ऑफ कंट्री भी अपने टेस्ट सेंटर्स लास्ट ईयर स्टैब्लिश किए थे, बनाए थे। लेकिन वैसे ये इंडिया का नेशनल एग्ज़ाम है, जो कि ये जो नेशनल एग्ज़ाम है, जो कि आपके
इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ज़रूरी है। तो जो कोई भी एक MBBS कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, उसके लिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करना ज़रूरी है। नेक्स्ट ऑप्शन है एफएमजी। एफएमजी इज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। ये एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, ये एक सर्टिफाइंग टेस्ट है। सर्टिफाइंग टेस्ट मींस और क्वालिफाइंग टेस्ट यू कैन से, कि ये ऐसा टेस्ट है जिसमें कि आपने, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने इंडिया के बाहर कोई मेडिकल एजुकेशन हासिल करी है, जैसे कि लोग रशिया या चाइना या दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, तो वहाँ पे जो लोग मेडिकल एजुकेशन करते हैं वो उनके लिए ये एक सर्टिफाइंग एग्जाम है। जब वो वहाँ से एजुकेशन लेकर आते हैं तो उनको इंडिया में इस एफएमजी एग्जाम में अपीयर होना पड़ता है और इसको क्वालिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे रैंक लाने का कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ 50% जस्ट क्वालिफाई करना होता है। जब आप 50% यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस और रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन एज ए डॉक्टर आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या चेंज किया है कि उन्होंने नीट यूजी कंपलसरी कर दिया है, इवन अगर आप बाहर जाना चाहते हैं। मतलब अगर कोई आज आज कोई किसी फॉरेन कंट्री में भी कोई मेडिकल एजुकेशन लेना चाहता है तो उसके लिए भी नीट यूजी क्वालिफाई करके ही जाना, उसको नीट यूजी क्वालिफाई करके ही जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा आयुष। तो आयुष में जब हम आयुष में जो 5 डिफरेंट ब्रांचेस हैं उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें भी दोबारा से वही नीट यूजी टेस्ट ही है, जिसमें जिसके थ्रू एडमिशन होता है। डिपेंडिंग ऑन द रैंक्स, आप उस टेस्ट में कितना स्कोर करते हैं और कितनी रैंक लाते हैं, उसी के ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में, उसी की बुनियाद पर आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। मदारिस के तलबा के लिए यहाँ पे एक अलग से ये जो नीट यूजी की एलिजिबिलिटी के बारे में मैं नेक्स्ट बात करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। मदारिस के तलबा के लिए यहाँ पे एक प्रीतिप का ऑप्शन होता है। प्रीतिप जो है वो ब्रिज कोर्स है। प्रीतिप एक तरीके का ब्रिज कोर्स है जो कि आपके मदरसे की एजुकेशन और वो यूनानी की मेडिसिन के बीच में एक ब्रिजिंग कोर्स का काम करता है, जो कि 1 साल में आपको उन चीज़ों की ट्रेनिंग, उन चीज़ों की एजुकेशन देता है जो कि आपको आगे ज़रूरत पड़ेंगी, या वो चीज़ें जो आपने मदरसे में हासिल नहीं करी। नेक्स्ट आते हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज में एडमिशन के बारे में। तो अलाइड हेल्थ साइंसेज में एडमिशन के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने लेवल पर एग्ज़ाम लेती हैं। जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के जो कोर्सेज चल रहे हैं वो बहुत सारी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हैं, और वहाँ पर हर यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट कराती है। फिर भी इसमें एक नेशनलाइज्ड एग्ज़ाम है जो कि AICET है, जो कि ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट है। तो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में भी में सिर्फ बी फार्मा और सिर्फ फार्मेसी के कोर्सेज इंक्लूडेड हैं। किसी को फार्मेसी के किन कोर्सेज में जाना है तो वो इन ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जा सकता है। एलिजिबिलिटी फॉर नीट यूजी, तो सवाल ये होता है नीट यूजी में अंडर ग्रेजुएट जो कि MBBS में एडमिशन के लिए जो 2 स्टेप है वहाँ उसमें एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये मैंने नीट यूजी एग्जाम इज कंडक्टेड बाय NTA। जो नीट यूजी का एग्जाम होता है वो NTA कंडक्ट कराती है। NTA है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और ये मैंने NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से तो इनके प्रोस्पेक्टस से लिया है, और 2020 और 2021 दोनों में ये एलिजिबिलिटी सेम है। इसमें इन्होंने पहली कंडीशन ये है कि कम से कम एज लिमिट है। सबसे कम से कम जो एज लिमिट है वो 17 साल है। 17 साल से कम पे आप इस टेस्ट में अपीयर नहीं हो सकते, और अपर एज लिमिट है 25 साल। तो 25 साल और 17 साल के बीच में ही आप अपीयर हो सकते हैं। तो इसमें एज का क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। आपकी एज 17 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया, ये उसी का ये NTA की वेबसाइट से ये उसकी स्क्रीनशॉट है, जिसमें कि इसमें क्लियरली ये कहा गया है कि जो लोग बाहर भी फॉरेन कंट्रीज में मेडिकल या डेंटल एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी नीट यूजी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर आप सब लोगों के लिए क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें नीट यूजी में अपीयर होने के लिए
आपकी रेगुलर एजुकेशन ज़रूरी है। मीन्स आपने जो 12th पास किया होगा, जिसको कि 12th या इंटरमीडिएट या पीयूसी हर अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। तो उसमें ये आपकी रेगुलर एजुकेशन होनी चाहिए। नेशनल ओपन स्कूल या नेशनल ओपन स्कूलिंग या एज़ ए प्राइवेट स्टूडेंट प्राइवेट स्कूलिंग या नेशनल ओपन स्कूलिंग, इसके बाद आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर कि नीट यूजी में अपीयर होने के लिए आपको कंटिन्यूअस इस और रेगुलर मोड में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, 10th एंड 12th पास करना ज़रूरी है। प्री-तिब जो मैंने पहले बताया, ये एक ब्रिजिंग कोर्स है, ब्रिजिंग कोर्स बिटवीन मदरसा एजुकेशन एंड यूनानी मेडिकेशन, दैट इज़ बीयूएमएस। सो ये एडमिशन बीओएमएस में एडमिशन या यूनानी मेडिसिन में एडमिशन, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सीसीआईएम के ज़रिए बनाए जाते हैं। सीएससीआईएम ये इंडिया में गवर्निंग बॉडी है जो इनको कंट्रोल करती है। ये सीसीआईएम की वेबसाइट से, जिसका नीचे रेफरेंस दिया हुआ है, ये उनकी तरफ उनके लिए क्वालिफाइंग कंडीशन है कि ए कंडीशन सीकिंग एडमिशन टू 1 ईयर प्री-तिब कोर्स मस्ट हैव पास्ड द ओरिएंटल क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। सो उनके पास एक डिग्री होनी चाहिए, आलमियत की डिग्री, जो कि इंटरमीडिएट के बराबर मानी जाती हो। अब वो कौन सी डिग्रीज हैं जो कि इंटरमीडिएट के बारे में के बराबर मानी जाती हैं अकॉर्डिंग टू सीसीआईएम। तो सीसीआईएम की वेबसाइट पर ये लिस्ट है, जो कि जिसमें कि 18 मदारिस दिए गए हैं, या ये लिस्ट अपडेट होती रहती है। किसी भी साल ये चेंज हो सकती है, नए इसमें मदारिस आ सकते हैं या नए पुराने कोई इसमें से निकाले भी जा सकते हैं। तो ये आपको देखना होगा कि आपका मदरसा इसमें है, इस लिस्ट में या नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अलाइड हेल्थ साइंसेज के बारे में। तो अलाइड हेल्थ साइंसेज में डिफरेंट फील्ड्स हैं जो हमने पहले डिस्कस कर ली, और इनके लिए यूजुअली कोई एक नेशनलाइज्ड एग्ज़ाम नहीं है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपने लेवल पर एग्ज़ाम लेती हैं, जो कि उनका खुद का अपना एग्ज़ाम होता है, जो खुद वो कंडक्ट कराती हैं, खुद रैंक लिस्ट बनाती हैं, अपनी फीस सब वो डिसाइड करती हैं। तो इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं। इनमें यूजुअली इन सारे कोर्सेज में एडमिशन के लिए 10+2 या पीयूसी 12th इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है। और उस 12th में पास होने में आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ये चारों सब्जेक्ट ज़रूरी हैं। कुछ सम स्पेसिफिक कोर्सेज, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कि मैथमेटिक्स भी परमिटेड है। मतलब अगर आपके पास बायोलॉजी नहीं है और मैथमेटिक्स है, वो भी परमिटेड है। बट मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए, इनमें से ज़्यादातर कोर्सेज के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ज़रूरी है। इसमें स्टेट लेवल पे भी एग्ज़ाम होते हैं। कुछ स्टेट्स जैसे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र अपने स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम कराते हैं। यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम कराती हैं, जैसे कि सेपरेटली, जैसे कि एएमयू, बीएचयू, ये एंड जामिया हमदर्द एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि काफ़ी काफ़ी सारे उनके पास अलाइड हेल्थ सब्जेक्ट्स हैं, और उनका अलग से डिपार्टमेंट है अलाइड हेल्थ साइंसेज का, जहाँ पे वो सारे कोर्स चलाते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर बी फार्मेसी, इसको मैंने जो अलाइड हेल्थ साइंसेज जो मैंने अभी डिस्कस किए थे, उनमें अलग से मैंने इसको इंक्लूड किया है। ये ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एआईसीईटी की वेबसाइट पर से है, जो कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। तो इन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्क्राइब किया है, वो ये है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव क्वालिफाइड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो पेशेंट इसमें कैंडिडेट के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और उसने एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास किया होना चाहिए, और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ये मिनिमम 50% मार्क्स किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में 60% भी हो सकते हैं, बट अगर 50 to 60 ज़रूरी है। यूजुअली जो नेशनल टेस्ट हैं वो 50% की कंडीशन रखते हैं, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जो थोड़ा रेप्यूटेड है, वो 60% की कंडीशन भी रखती हैं। Candidate should not have any physical disability. Student should not have any color blindness.
दिस AICTE, ये जो टेस्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये ऑल इंडिया इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, लेकिन इसमें ही फार्मेसी भी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट सिर्फ इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए किया जाता हो। ये टेस्ट फार्मेसी कोर्सेज जैसे कि बी फार्मा, इसमें भी इसके ज़रिए ही एडमिशन होता है। तो ये सारे ऑप्शंस तो हमने डिस्कस कर लिए। हमने ये भी डिस्कस किया कि फार्मेसी के कोर्सेज भी हैं, हमने ये भी डिस्कस किया, हमने ये भी देखा कि अलाइड हेल्थ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि लैब टेक्नोलॉजी, मेडिकल रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी एंड BUMS, MBBS, DM, MCH, सो मेनी थिंग्स आर देयर। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको वो करना है जो आपको अच्छा लगता है। आपको वो करना है जो आपको अच्छा लगता है, जिसके लिए आप अपने आप को एक्साइटमेंट पाते हो, जिसके जिसके लिए जो करने में आपको मज़ा आता है और जिसको करने की आपके अंदर हिम्मत है और आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं और जो आपको कर पाएँगे। लेकिन इस पॉइंट पर मैं मौलाना खुर्रम मुराद की वो सेइंग कैन बताना चाहूँगा, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि अगर आप चाँद को निशाना बनाकर तीर चलाएँगे, तो वो हो सकता है वो चाँद पे तो नहीं जाएगा, लेकिन वो ऊँचा ज़रूर जाएगा। तो ये जो विद दिस स्लाइड टारगेटिंग द मून, मैं ये कन्वे करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आपके टारगेट्स और हिम्मत हमेशा ऊँची रहनी चाहिए। हो सकता है कि आप वहाँ तक पहुँच जाएँ, हो सकता है कि आप वहाँ ना पहुँचे, लेकिन अगर आप वहाँ भी नहीं भी पहुँचे, तो भी आप ऊँचा ज़रूर जाएँगे। एज़ ए मदरसा स्टूडेंट या एज़ ए मुस्लिम स्टूडेंट, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या करना चाहिए? इसके बारे में आपको काफ़ी रहनुमाई सर सैयद अहमद खान के इस कोट से मिलेगी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हर मुसलमान के हाथ में, दाएँ हाथ में कुरान और बाएँ हाथ में मॉडर्न साइंस और उसकी पेशानी पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह होना चाहिए। तो ये एक लाइन की सेइंग काफ़ी चीज़ों को सम अप करती है, काफ़ी चीज़ों को ये क्लियर करती है अम, कि एक मुस्लिम स्टूडेंट का क्या गोल होना चाहिए। कि वो अगर वो मदरसे में है तो उसके दाएँ हाथ में कुरान होगा, बाएँ हाथ में मॉडर्न साइंस है या नहीं है या कैसे आएगी, ये उसको सोचना पड़ेगा। इसलिए कि इस्लाम ने कभी नहीं ये कहा कि दीन और दुनिया की तफरीक नहीं करी, इल्म में दीन और दुनिया के इल्म की तफरीक नहीं करी। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, एक ज़माना था जब मुसलमानों ने ये तफरीक नहीं करी और वो दोनों दोनों ही फ़ील्ड्स में वो काफ़ी आगे थे। और इसका प्रूफ़ हमें इस कुरान की आयत से मिलता है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। तो दुनिया में भी अच्छाई और आखिरत में भी अच्छाई। ये होना चाहिए टारगेट एक मुस्लिम स्टूडेंट का, एक मुस्लिम बंदे का। और अल्लाह ताला हमें इस सब को कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।